जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो जो क्लास 9th का आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करेंगे। सब्जेक्टिव पढ़ाने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम ही ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो हम लोग अब से क्या कर रहे हैं कि बेसिकली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न ऐसे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसीलिए देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली ये दूसरा नंबर का वीडियो। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 डाला हुआ है साइंस का, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 है साइंस का। ठीक है, और बाकी आपका मैथ का भी शुरू हो गया है, समझ लो। ठीक है, और साथ साथ आपका इंग्लिश, हिंदी सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी चैनल में। तो आपको कहीं भी इधर जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। हमारा क्या आप ही का चैनल है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास है कि जल का क्वथनांक होता है। तो बोलेंगे सर क्वथनांक तो हम लोगों ने सुना था जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पर यहाँ तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो क्या ऑप्शन गलत है? नहीं। आप लोगों को मैंने बताया था पार्ट 1 में कि 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 373 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, अगर एक्चुअली में बात करूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस 373.15 केल्विन के बराबर होता है, पर दशमलव में 15 को छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में यही है, इसीलिए आप लोग को यही वाला मानना है। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? तो गोंद जो होता है ना, ये कोलाइड होता है। ठीक है, कोलाइड विलयन का एग्जाम्पल होता है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। तो निलंबन में जो कणों का आकार होता है ना, वह 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन तत्व नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन तत्व नहीं है। सबसे पहले बात, तत्व जिसको हम लोग इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो एलिमेंट क्या होता है कि एक ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं तत्व की बात करूं तो यहाँ बेसिकली देखा जाए तो आपका तांबा हो गया, चांदी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी तत्व है। अब बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो O2 होता है, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है, तो क्या ये तत्व होगा? जी हाँ। अरे बाबा, भले ही O2 है यानी कि 2 ऑक्सीजन है, पर दोनों तो ऑक्सीजन ही है ना। ठीक है ना, दोनों में सेमी परमाणु है ना, तो यानी कि ये भी तत्व का काउंट में आएगा। परंतु देखा जाए तो तांबा तो कॉपर होता है, Cu, ये तो शुद्ध पदार्थ है। देखा जाए तो तत्व है। चांदी भी, जिसको हम लोग Ag से दिखाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को हम लोग O2 से या फिर O से दिखाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों ही तीनों तत्व है, परंतु जो पानी होता है ये एक यौगिक है, ना कि तत्व है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग से बनता है, H2O इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये यौगिक हो जाएगा। मेरा अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और लग रहा है कि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, थोड़ा फास्ट करके देख लो। ऐसे वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा बनाना नहीं है, 10 मिनट से कम ही रहेगा, टेंशन मत लो। और इसी प्रकार से वीडियो आपको दूंगा, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पढ़ाना ही नहीं, बस ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है। और ऑब्जेक्टिव भी मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि खाली नॉर्मल एक कभी मारो, बी कसी मारो, दी कड़ी मारो, ऐसे में नहीं करता हूँ। मैं सब कुछ समझाता हूँ अच्छे से, जिसे कि आप लोग देख भी रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए मेरा वीडियो अगर आप लोग देख के जाओगे तो आप लोग का 100% बता रहा हूँ कि आपके सभी सब्जेक्ट में A+ मार्क्स जरूर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र दिया हुआ है H2O का साधारण नाम क्या? अभी मैंने बताया H2O जल को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लिखा हुआ है कि 0.4 मोल CO2 बराबर होता है। तो सबसे पहले बात, मोल का फॉर्मूला आई होप कि आपको आता होगा। मोल बराबर में क्या होता है? मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, फिर बोलो कि दिया गया गिवन मॉलिक्यूलर मास, अपन में होता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, फिर बोलो कि दिया गया द्रव्यमान, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा? बहुत कोई इसको एटॉमिक वेट भी बोल देता है। जो भी यहाँ पे योगी क्या तत्व आपको दिया होगा, यहाँ पे जैसे CO2 दिया, तो इसका आपको एटॉमिक वेट निकाल लेना है। या फिर बहुत को इसको मोलिकुलर द्रव्यमान भी बोल देता है। तो हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है? हमको दिया गया द्रव्यमान निकाले, बोले कि उसका द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर में होता है, कोई फॉर्मूला होता है मोल बराबर में द्रव्यमान। ये द्रव्यमान वही होता है जो क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, या फिर बोले कि जो पदार्थ का देखा जाए तो जो
द्रव्यमान होता है और नीचे में मोलिकुलर द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखो मोल दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर है, देखो सभी ग्राम में दिया हुआ है, यानी कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड का 0.4 मोल में कितना द्रव्यमान होगा ये निकालने को बोला। तो द्रव्यमान हमको निकालना है, तो ये जो नीचे मोलिकुलर द्रव्यमान इसको इधर हमको गुना में भेजना पड़ेगा मोल के इधर। तो मोल तो हमको दिया हुआ है 0.4, इसको गुना कर देना पड़ेगा हमको किसके साथ, मोलिकुलर द्रव्यमान के साथ। तो मोलिकुलर वेट की मैं बात करूँ तो क्या है यहाँ पे CO2 है, CO2 का मोलिकुलर वेट क्या आएगा, सबसे पहले देखो CO2 में C है, C का कितना होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट होता है आपके पास 12 होता है, क्योंकि कार्बन का 6 होता है तो उसका द्रव्यमान 12 होगा। उसमें जोड़ दो किसको, ऑक्सीजन को, क्या ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, तो 2 कितना होगा, 16 गुणा में 2 यानी 32 होगा। तो इधर 32 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास, 32 और 12 आपके पास 44 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखा जाए तो 44 आपके पास आ गया क्या, CO2 का आपके पास मोलिकुलर वेट आ गया। तो बेसिकली आपके पास देखा जाए तो 0.4 को आपको क्या करना है, 44 से मल्टीप्लाई कर देना। चलो गुना करते हैं, 4 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 4 16 का 6, हाथ में रहा 1, फिर 4 4 16 और 1 17, यानी कि 17.6 ग्राम, ये आपके पास आ गया इसका द्रव्यमान। तो क्वेश्चन फिर से समझा दो, आपके पास मोल दिया हुआ था CO2 का, आपको बताना है कि इतने मोल में यानी कि 0.4 मोल में कितना CO2 होगा, वो कितने ग्राम होगा, तो बस निकाल लो, फॉर्मूला बन जाएगा। चला आगे बढ़ता है, ये जो संख्या है ये क्या है, ये पिछले से बोलो कि यहाँ देखो एक संख्या दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग एक मोल बोलते हैं, फिर इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चला आगे बढ़ते हैं कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो देखो 12 है तो इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो 2 पहला कक्ष में जाएगा, K सेल में 2 जाएगा, L सेल में 8 जाएगा। ठीक है, 2 8 10 हो गया, और जो M सेल में जाएगा वो 2 ही जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 2 और 8 10 हो गया और बचा 2, यानी कि 2 यहाँ चला जाएगा, M सेल में 2 होगा। तो 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 हो जाएगी, 2 नंबर में 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो कि 8 होता है। तो जब 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है तो पहला कक्ष में 2 जाएगा, दूसरे कक्ष में 6 जाएगा, 2 और 6, जो कि 2 K सेल में गया, 6 आपके पास L सेल में गया, तो आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन में 2 6 दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A है, यानी कि एटॉमिक नंबर A दिया हुआ है तथा परमाणु द्रव्यमान Z दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अरे कुछ नहीं, द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक को घटा दो, यानी कि Z-A कर दोगे तो उसकी क्या निकल जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। 3 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे कई बार न्यूमेरिकल भी बन जाएगा, जैसे दे देगा A दे देगा और Z दे देगा, बोलेगा कि बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो कोशिका है, इसको तो बताने की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, सबको पता है राइबोसोम में होता है, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोर कोशिका में पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, सुबेरिन पाया जाता है, सुबेरिन यहाँ लिखा है पर सुबेरिन होना चाहिए, देखो इंग्लिश में सही लिखा है। ठीक है, तो ये सभी चीजें थी, और ये सभी का सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरा बात मानो, अगर आप लोग सही से पढ़ते हो ना, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कराते हैं अगर आप लोग सही से कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपको मैं जितने भी सब्जेक्ट कराऊंगा, ऐसे तो सभी सब्जेक्ट कराऊंगा, SST पंकज सर लेंगे, ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब हम लोग ही कराएंगे, तो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में A+ आराम से आएगा। अभी आप लोगों ने पूरा साल क्या क्या है कोई मतलब नहीं रखता, पर यही जो 1 महीना 1.5 महीना जो लास्ट का बचता है ना, उसमें बच्चा चाहे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, खासकर आपका तो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा एफर्ट करोगे, अगर क्वेश्चंस को बार बार देखोगे, वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखोगे, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।